अमेरिका के CIA के बेस से एक बहुत बड़ा प्लेन उड़ता है, मॉस्को जाता है। मॉस्को में जाकर ये प्लेन लैंड करता है। वहाँ पर उस प्लेन से CIA का डायरेक्टर निकलता है। 8.5 घंटे तक मॉस्को में CIA का डायरेक्टर रशिया की फॉरेन इंटेलिजेंस के चीफ से मुलाकात करता है। इस मुलाकात में क्या हुआ, इस प्लेन को सडनली क्यों भेजना पड़ा, यहाँ पर कुछ बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पीछे से बैकएंड पर हो रहे हैं। अमेरिका और रशिया के बीच में एक पॉलिटिकल लेवल पर डायलॉग कंप्लीटली ब्रेकडाउन कर चुका है। ब्रेकडाउन करने के दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही लड़ाई, जिसमें अमेरिका यूक्रेन को एक प्रॉक्सी स्टेट बनाकर प्रयोग कर रहा है रशिया के खिलाफ, रशिया को मिलिटरली कमज़ोर करने के लिए। दूसरा, रशिया ने इसी चीज़ का बदला लेने के लिए ईरान को रियल टाइम लेवल पर, जो अमेरिका के साथ ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, उसमें चाइना के साथ मिलकर डेली बेसिस पे इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से ईरान ने शाहिद ड्रोन्स का प्रयोग करके उन ड्रोन्स के तहत अमेरिका के बेसिस को, मिलिट्री बेसिस को पूरे मिडिल ईस्ट में तहस नहस कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में आज एक चीज़ स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच में एक डायरेक्ट पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का चैनल टूट चुका है। रशिया और अमेरिका का इतिहास रहा है कि जब जब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन टूटी है, दोनों देशों के बीच में इंटेलिजेंस लेवल पर, बैकएंड लेवल पर ये कम्युनिकेशन का डायलॉग हमेशा से जारी रहा। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के CIA के डायरेक्टर की एक अनशेड्यूल्ड रशिया की ये जो विजिट है, हमें इस नज़रिए में देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि ब्रिटेन ने ऑफिशियली अब अनाउंस कर दिया है कि वो भी यूक्रेन के साथ खड़े होकर उसको आर्मामेंट प्रोवाइड करेगी रशिया के खिलाफ। इस कॉन्टेक्स्ट में रशिया ने एक निर्णय ये भी लिया कि अब चाहे ब्रिटेन हो या फिर यूक्रेन के आसपास के जितने साथी हों और यूक्रेन हो, इनके ऊपर रशिया नो डाउट मिलिट्री लेवल पर तो रिटेलिएट यूक्रेन के प्रोवोकेशन को लेकर करेगा ही करेगा, लेकिन रशिया ने रणनीति अब बना ली है हाइब्रिड वॉर की। क्योंकि एक चीज़ को समझिए, रशिया और चाइना दो ऐसी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जिन्होंने एक चीज़ अंडरस्टैंड करी है कि अगर अमेरिका किसी भी प्रकार के मिलिट्री एडवांसमेंट्स वर्ल्ड में करता है या कोई बड़ी मिलिट्री इनोवेशंस को करता है, तो हमें उन मिलिट्री इनोवेशंस के साथ कैचअप नहीं करना, हमें उन मिलिट्री इनोवेशंस को काउंटर करने की टेक्नोलॉजीज़ नहीं बनानी, हमें हाइब्रिड लेवल पर वॉर को खेलना है। क्योंकि हाइब्रिड वॉर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अमेरिका हो या कोई भी दूसरा देश हो, उसके काउंटर्स को डेवलप नहीं कर सकता। इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना, रशिया, ये दोनों चीज़ें एकजुट होकर ये दोनों देश एक साथ मिलकर ये काम करते हैं। चाइना यही प्रकार के ग्रे जोन वॉर टैक्टिक्स जो हैं, ये ग्रे वॉर वाले जो टैक्टिक्स हैं, ये भारत के ऊपर भी अगर अपनाता है, अगर आपने देखा हो तो वेदर इट इज सलामी स्लाइसिंग यहाँ पर, या दूसरा जिस प्रकार से अरुणाचल को लेकर वो कैरेटोग्राफिक अग्रेशन करने की कोशिश करे, साउथ चाइना सी में जिस प्रकार का मैरीटाइम असर्टिवनेस वो दिखाता है, ये सारे ग्रे जोन वॉर टैक्टिक्स जो चाइना कर रहा है वो रशिया यहाँ पर मिलकर एक दूसरे के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस तरीके से कि एक कॉमन डॉक्ट्रिनल अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए। इनफैक्ट ये कहना आज की डेट में गलत नहीं होगा कि रशिया, चाइना, ईरान, इन सब देशों का एक ऐसा अजीब सा एक्सेस वर्ल्ड में मिलिटरली उभर रहा है जो ग्रे जोन वॉर, हाइब्रिड वॉर टैक्टिक्स को इस प्रकार से यहाँ पर डिज़ाइन कर रहा है कि उन टैक्टिक्स के थ्रू वो अलग अलग विश्व के बड़े देशों को जो है काउंटर करना चाहते हैं। इस केस में CIA के डायरेक्टर की विजिट यहाँ पर ये मायने इसलिए भी रखती है, एक अनशेड्यूल्ड टाइप की विजिट, कि क्योंकि अमेरिका को ये बात पता है कि रशिया हाइब्रिड टैक्टिक्स का आगे आने वाले समय में बढ़ोतरी करने जा रहा है। तो ऐसा माना जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि CIA डायरेक्टर ने जाकर कुछ प्रकार की रेड लाइंस मॉस्को को कम्युनिकेट की होंगी कि यदि अगर आपने इन रेड लाइंस को ब्रीच किया तो रशिया और अमेरिका के बीच में एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होने की संभावना है। इस केस में दूसरी चीज़ ये भी है, एक संभावना जताई जाती है कि CIA के डायरेक्टर ने रशिया को जाकर कहीं ना कहीं एक गिव एंड टेक बार्गेनिंग चिप ऑफर करी होगी कि हम यूक्रेन के मसले को हल कर देते हैं, प्रोवाइडेड कि आप ईरान को इंटेलिजेंस देना बंद कर दीजिए। आफ्टर ऑल 8.5 घंटे की एक मीटिंग में क्या हुआ ये पब्लिकली, क्योंकि एक हाई लेवल इंटेलिजेंस मीटिंग है, इसके बारे में कभी पॉजिटिवली मीडिया में कुछ डिबेट नहीं हो सकता क्योंकि दोनों देश कभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इस मीटिंग के पीछे के जो जियोपॉलिटिकल ड्राइवर्स हैं उससे सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि इन्हीं विषयों पर चर्चा होगी। जाहिर सी बात है कि एक CIA का डायरेक्टर रशिया जाकर वहाँ पर वोदका का प्राइस तो पूछने नहीं जाएगा और वहाँ पर जाके वो जाहिर सी बात है कि उनके लिए कोई सिंगल मॉल्ट की विस्की लेकर तो नहीं जाएगा। इस केस में दूसरी चीज़ जो स्पष्ट होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये भी है कि इस मोमेंट पर कहीं ना कहीं
ये कहना गलत नहीं होगा, जो अमेरिका की परिस्थिति वर्ल्ड में इस मोमेंट पर हो रखी है कि एक जगह पर उसका जितना भी स्टॉकपाइल था वेपनरी का, इंटरसेप्टर्स का, वो मिडल ईस्ट का ईरान के युद्ध में क्योंकि ख़त्म हो चुका है, तो अमेरिका डेफिनेटली इस टाइम पे एक ऐसा थिएटर यूरोप में अगर मान लीजिए रशिया खोल देता है और वहीं चाइना जो है वो एक थिएटर ताइवान को लेकर खोल देता है, तो अमेरिका इस मोमेंट पर ये ग्लोबली स्ट्रेच्ड लड़ाई को नहीं टैकल कर पाएगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानने की ये है कि इस मोमेंट पर अमेरिका के ऊपर आई हुई 3 फ्रंट वॉर का जो थ्रेट है वो अमेरिका की एक लिमिट को यहाँ पर विश्व के सामने एक्सपोज करता है। अमेरिका का फर्स्ट फ्रंट है रशिया लेड यूक्रेन की लड़ाई और पूरे यूरोप के ऊपर आक्रमण करना, एक फ्रंट। दूसरा मिडल ईस्ट में ईरान यहाँ पर अमेरिका के मिडल ईस्ट के बेसिस और ख़ास करके जितने भी मिडल ईस्ट में अन्य देश जो अमेरिका के साथ एलाइड हैं उनकी सिक्योरिटी को हार्म करना। और तीसरा साउथ ईस्ट एशिया में चाइना की तरफ से ताइवान को लेकर, जापान को लेकर, साउथ कोरिया को लेकर एक फ्रंट खोल देना। अगर ये 3 फ्रंट्स अमेरिका के सामने खुल जाते हैं तो आप इस चीज़ को समझिए कि अमेरिका इस ग्लोबल लेवल के यूरोप टू ईस्ट एशिया यानी कि यूरोप टू एशिया पैसिफिक तक के इस रेल्म को संभालने की परिस्थिति में नहीं रहेगा। तो अमेरिका पहली बात तो कोशिश ये कर रहा है कि सबसे पहले कुछ भी हो हम रशिया के पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट को कंट्रोल करने की कोशिश करें कि अगर रशिया का थिएटर काम डाउन हो जाता है तो यूरोप कम से कम मैनेजेबल होगा। यूरोप मैनेजेबल होगा तो कल को ईरान के साथ बातचीत करके मसले हल करके मिडिल ईस्ट को मैनेज करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया में क्या करना है। क्योंकि भूलिए मत इस मोमेंट पर अमेरिका की पेंटागन ये रिलीज़ करके डेटा बता चुकी है कि हमारे इंटरसेप्टर्स मिडिल ईस्ट में ख़त्म हो गए हैं, हमारा आर्सेनल मिडिल ईस्ट में पूरा फूक चुका है। हमें इस मोमेंट पर जितना भी आर्सेनल, इंटरसेप्टर्स, प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजीज, एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो एशिया पैसिफिक से निकाल कर लाने पड़ रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर एशिया पैसिफिक से निकाल कर लाएंगे तो वहाँ पर ताइवान एक्सपोज हो जाता है, साउथ कोरिया और जापान एक्सपोज हो जाता है, वो फ्रंट खुल जाता है। विज़ाविज़ अगर यही चीज़ मान लीजिए कि उनको वहाँ पर नहीं करनी है कि उस फ्रंट को एक्सपोज करना है, तो उस फ्रंट को सेफगार्ड करने के लिए पहले रशिया को काम डाउन कीजिए। तो रशिया अगर काम डाउन होता है, मिडल ईस्ट काम डाउन होता है, फिर साउथ ईस्ट एशिया को भी काम डाउन कर पाएंगे। तो इस मोमेंट पर अमेरिका एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति में फंस रखा है जिससे वो बाहर आने के लिए बेचैन हो रहा है। और इस बेचैनी का कारण है कि ये एक अनशेड्यूल्ड विजिट रशिया में CIA के डायरेक्टर की, जो लास्ट विलियम बर्न्स ने 2021 में की थी, वो आज 2026 में दोबारा रीअकर हो रही है। तो लेट्स सी कि क्या ये जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आगे जाकर कैसे अनफोल्ड होते हैं। संभावना बहुत हाई है कि आने वाले समय में रशिया हाइब्रिड वॉर टैक्टिक्स को बढ़ाकर पूरे यूरोप में एग्जीक्यूट करेगा। सर्दियां आ रही हैं, रशिया ने ऑलरेडी यूक्रेन में लास्ट 2 सालों में यूक्रेन की पूरी इलेक्ट्रिक जो लाइंस हैं, केबल्स हैं, उन सबको ध्वस्त करके यूक्रेन को सर्दियों में ठंड में मारने की और यूक्रेनियन लोगों को सर्दी से मरने के लिए छोड़ने की एक रणनीति उसने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है। तो क्या ये हाइब्रिड टैक्टिक, क्या इसके साथ कपल करके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का प्रयोग करके साइबर अटैक्स का एक मुहिम अगर रशिया ने यूरोप में छेड़ दी और यही चीज़ मान लीजिए कि चाइना ने साइमल्टेनियसली ताइवान, साउथ कोरिया, जापान लेवल पर छेड़ दी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में US का आने वाले चंद महीनों में क्या हालात होंगे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए। तो जियोपॉलिटिकली आने वाले समय में वर्ल्ड एक बड़े ही ट्रबलसम फेज में घुसने वाला है। लेट्स सी मैनेज कैसे होता है।